तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को खोलते ही बहुत विद्यार्थी चले गए होंगे, लेकिन अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझिए कि आप कल के पेपर में बहुत अच्छे अंक लाने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2024 यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको देख करके बहुत विद्यार्थी वीडियो को छोड़ करके चले गए होंगे। देखिए, 2024 से ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, हम लोग मॉडल पेपर को हल कर चुके हैं, ठीक है। भले ही आप मॉडल पेपर को हल कर लीजिए और बहुत सारे क्वेश्चंस, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि पेपर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी का मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। और ये वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि देखिए कल आपका पेपर है। अगर आप इस पेपर को पूरा अच्छे से हल कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आता है खंड क, जिसमें कि 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। कहानी है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि नाटक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, यह क्या है? तो यह एक उपन्यास है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं या फणीश्वर नाथ रेणु हैं? तो भूले बिसरे चेहरे कृति के जो लेखक हैं वह कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं अकाल पुरुष गांधी के, भारत की एकता के, विवर्त के या धरती के फूल के? तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। चौथा क्वेश्चन है कि आलोचना साहित्य कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई या जयशंकर प्रसाद? तो इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वह कालिदास की लालित योजना के लेखक हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन है इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं या सुदर्शन है या प्रेमचंद हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं या इंद्रजाल कहानी के लेखक हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन है और वो 5 क्वेश्चन जो है यह पद्य साहित्य से पूछा जाता है, ठीक है। तो दूसरे का पहला प्रश्न क्या है कि सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संकलन है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी पता चले आपने कितना पढ़ा है, क्या आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को यह प्रश्न आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। प्रगतिवाद युग के कवि हैं महादेवी वर्मा, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो नागार्जुन प्रगतिवादी युग के क्या है? कवि हैं, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 7वां क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कवि नहीं है, ठीक है। इसमें से पूछा गया कि कौन कवि जो है वो प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन या अज्ञे, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा, इनमें से कौन से कवि जो है वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो भारत भारती जो रचना है यह मैथिली शरण गुप्त की है। फिर 5वां क्वेश्चन है महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है धर्मवीर भारती की, गिरिजा कुमार माथुर की या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की या नरेंद्र शर्मा की? तो महावृक्ष के नीचे काव्य कृति जो है यह अज्ञे की रचना है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है महावृक्ष के नीचे। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गद्यांश से क्वेश्चन है। एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न दिया जाएगा। अगर आपको ये गद्यांश आता है तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो एक और गद्यांश दिया जाता है। अगर पहला नहीं आता है, अगर आपको दूसरा आता है तो इसको भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को गद्यांश को हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इन 5 प्रश्नों को कैसे हल करना है। सबसे पहले देखिए संदर्भ लिखने के लिए आता है, नहीं तो लेखक और शीर्षक का नाम लिखने के लिए आता है। तो अगर संदर्भ लिखने के लिए आएगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये जो भाषा है, तो भाषा का मतलब भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है।
जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अगर संदर्भ आता है तो इस तरह लिखेंगे। अगर केवल शीर्षक और लेखक का नाम आता है तो लिखना है शीर्षक का नाम, शीर्षक का मतलब चैप्टर का नाम, पाठ का क्या नाम है, तो शीर्षक का नाम क्या है, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का क्या नाम है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने कहा था कि रेखांकित अंश की जो व्याख्या वो आपको कैसे करना है। आपको लिखना है कि संस्कृति परंपरा से अलग होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। मैंने कहा था कि अगर एकाक शब्द का अगर दूसरा अर्थ आपको आता है तो उसको बस लिख देना है, बाकी सब वैसे ही उतार देना है। जिसे निश्रित का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रगति का मतलब होता है विकास, उसकी गति विज्ञान के विकास के साथ जोड़ी जाती है। तो बस थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सबको उतार देना है। फिर तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ शब्द आपको देखना है और अगर यहाँ पर दिख जाते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक उसको छाप देना है। जैसे नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है, तो ये शब्द आपको पकड़ना है कहां पर लिखा है। तो देखिए खोज आवश्यक है, तो यहाँ पर लास्ट है। देखिए शुरुआत कहां से है, तो शुरुआत यहां से है। तो इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। फिर चौथा क्वेश्चन है पद्यांश। पद्यांश को भी वही करना है, संदर्भ लिखना है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्या करना है, इसको हल करना है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये तभी कर पाएंगे जब इस पद्यांश का आपको हिंदी आता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बना करके इसमें लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, तो उसके बाद एक और पद्यांश दिया गया। अगर आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, यह एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। तो 3 लेखक का नाम दिया रहेगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। जैसे पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो अगर आपने अभी भी साहित्यिक परिचय नहीं याद किया तो केवल 2 लोगों का आप लोगों को क्या करना है, साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। किनका, पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी का और दूसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। बस 2 लोगों का याद करना है, आपके पेपर में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कवियों में से भी आपको केवल 2 कवि का याद करना है, पहला जयशंकर प्रसाद और दूसरा महादेवी वर्मा का, ठीक है। पेपर में आ जाएगा यहां से। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको क्या करना है, केवल 2 कहानी का सारांश आपको पढ़ लेना है, पहला पंचलाइट का और दूसरा बहादुर का। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ध्रुव यात्रा और लाठी आया है, तो ये 2024 में आया था, तो 2025 में गारंटी है कि आपका पंचलाइट या बहादुर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट नहीं होता है, बदल करके ही आता है क्वेश्चन। तो पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश आपको पढ़ना है। 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे अगर आपके जिले में तुमुल खंडकाव्य चलता है तो तुमुल खंडकाव्य का उत्तर देना है। तो क्या इसमें प्रश्न है कि रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। तो जो भी जिले आपके जिले में खंडकाव्य चलता है उसके नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है, और अगर उसके अलावा भी कोई प्रश्न तैयार करना चाहते हैं तो उस खंडकाव्य का सारांश तैयार कर लीजिएगा। बस 2 क्वेश्चन अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। पहला खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण और दूसरा खंडकाव्य का सारांश। उसके बाद संस्कृत से क्वेश्चन आता है, इसको भी बना करके लिख दीजिएगा। देखिए किस चैप्टर से आया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। पहला अगर नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। संदर्भ, तो संस्कृत वाले में लेखक का कुछ भी नाम नहीं होता है, बस संदर्भ कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत खंड में संकलित, ठीक है, जो भी आपका चैप्टर का नाम होगा इस चैप्टर से लिया गया है, तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ, ठीक है। तो ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। संस्कृत में कोई लेखक नहीं होता है तो बस आपको डायरेक्ट संदर्भ लिख देना है। फिर वैसे ही पद्यांश यहाँ पर है, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए, इसमें भी वैसे ही संदर्भ आपको लिखना है। फिर अब यहाँ से व्याकरण स्टार्ट होता है। जैसे दिया निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग विचार होना। फिर समरथ को नहीं दोष गोसाई, तो इसको छोड़ सकते हैं। लकीर का फकीर होना, लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी बातों पर चलना या पुराने मतलब तरीके को अपनाना, वही लिखा है लकीर का फकीर होना। लोहे के चने चबाना मतलब कठिन कार्य करना। फिर यहाँ पर 10 नंबर है अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न है, इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या है, सूर और सूर शब्द का अर्थ हमें लिखना है। तो सूर का अर्थ होता है वीर और सूर का अर्थ होता है देवता, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भवन और भुवन का क्या होता है, तो भवन माने घर होता है और भुवन माने क्या होता है, तो भुवन माने संसार होता है, तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो विधि का क्या अर्थ होता है, प्रकार होता है, नियम होता है। वारिद का बादल होता है, मेघ होता है, अंबर होता है। द्विज माने ब्राह्मण होता है, पक्षी होता है। सुरभि माने धेनु होता है, गाय होता है। ठीक है, तो ये अर्थ हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहा जाता है, और जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। फिर घ क्वेश्चन है, इसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इसका शुद्ध क्या होगा कि आज मेरे बड़े भाई आ गए। राधा ने पत्र पढ़ी, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि राधा पत्र पढ़ी। मेरे को फल ले आओ, ठीक है, तो मेरे लिए फल ले आओ, ऐसे कर सकते हो, या मुझको फल ले आओ। ठीक है, उपरोक्त कथन सही है, उपर्युक्त कथन सही है, उपरोक्त नहीं उपर्युक्त कथन सही है। तो ये हो जाएगा शुद्ध करके लिखने वाला क्वेश्चन। उसके बाद यहां पर देखिए व्याकरण से आपको याद करना होगा। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ठीक है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो पत्र बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, ये अपने भाषा शैली में लिखना होता है। अथवा अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है निबंध। ठीक है, तो एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखने का तरीका मैंने बताया है। सबसे पहले रूपरेखा लिखना है। रूपरेखा का मतलब कौन कौन से आप हेडिंग्स लिखना चाहते हैं उस टॉपिक के अंतर्गत वो लिखना है। फिर हर हेडिंग्स के अंतर्गत आपको क्या करना है, 5 से 6 लाइन लिख देना है। ठीक है, तो आपको आराम से 9 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 4-5 पेज भरेंगे तभी मिलेगा। अगर 2 पेज भी लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो आपको 9 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर है। अगर इसमें आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन है वो अगले साल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न पत्र का हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।